पिछले लेक्चर में हमने सिंपल डेफिनेशन की थी पावर की, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, और उसे रिलेट किया था कि ये बिल्कुल ऐसी टर्म है जैसे कि एक्सेलरेशन है जो कि टाइम रेट है किसका, चेंज इन वेलोसिटी का। सो इसी तरह से अगर हम पावर के बारे में भी देखते हैं तो पावर जो है वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, टाइम रेट है कि हम वर्क कर रहे हैं जिस टाइम में। सो ये बेसिकली हमारे पेस को शो करता है दैट हाउ क्विकली और स्लोली वी आर डूइंग वर्क। और यहाँ पर ये एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था कि अगर एक पॉइंट ए से लेट से पॉइंट बी तक एक वेट को लेकर जाया जाए जिसका मैस जो है 10 किलोग्राम हो, और मिस्टर ए जो है वो 1 मिनट में ये काम करे और बी जो है वो 2 मिनट्स में ये काम करे, तो उसका हम पावर कंपैरिजन भी यहाँ पर कर सकते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि एक की वॉट जो है वो 16 पॉइंट समथिंग वॉट बनती है और दूसरे की 8 पॉइंट समथिंग वॉट बनती है। और इस तरह हम ये कंक्लूजन पर आते हैं दैट पावर एक तरह से हमें ये इंफॉर्मेशन देता है दैट हाउ क्विकली और स्लोली द एनर्जी इज़ लिबरेटेड और कन्वर्टेड। ठीक है। सो और ज़ाहिर है जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिल रही है, वर्क के करने से मिल रही है, जिसको हम फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। और ज़ाहिर है वो चेंज इन एनर्जी जो है वो काइनेटिक की भी हो सकती है, पोटेंशियल की भी हो सकती है। सो यहाँ तक तो हमारी एक छोटी सी हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी। अब यहाँ पर हम आगे आते हैं कि अगर 1 जूल का काम 1 सेकंड में होता है तो आपके पास जो पावर बनती है वो क्या बनती है, 1 वाट। ठीक है। और 1 सेकंड में जो 1 जूल का ये जो काम है 1 वाट, अब नॉर्मली आप अक्सरियत किलो वाट्स और मेगा वाट्स इसकी टर्मिनोलॉजी देखते भी हैं, सुनते भी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में हो या किसी दूसरे मैकेनिकल एनर्जी के केस में हो, मैकेनिकल पावर के केस में हो। सो इसका मतलब यहाँ पर क्यों क्या है कि हम नॉर्मल रूटीन में इन दोनों यूनिट्स को देखते हैं और यहाँ पर वाट को देख रहे हैं। सो बेसिकली वाट जो है वो एक छोटा यूनिट है। ठीक है, क्योंकि 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में हो रहा है। सो अगर हम नॉर्मल डेली लाइफ की एग्जांपल्स को देखते हैं तो वहाँ पर या तो हमें किलो वाट का या मेगा वाट की पावर सामने नज़र आती है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास देखने को मिलती है वो क्या है कि सम टर्म्स आर देयर। मतलब एक तो हमारे पास है एवरेज पावर। अब एवरेज पावर का हो या मिसाल के तौर पर इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो रही हो, दोनों के लिए जो आपका फार्मूला चल रहा होता है वो बिल्कुल एक ही है। ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशंस लिखता हूँ और फ़र्क कहाँ पर आता है। फ़र्क यहाँ पर आता है कि ज़ाहिर है इसको प्रेजेंट करने के लिए मैं ये एवरेज का साइन यहाँ पर लगाता हूँ, और ये जो टाइम इंटरवल है ये अच्छा खासा बड़ा लार्ज इंटरवल है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर जब इंस्टेंटेनियस की बात होती है, लोअर जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं दैट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। मतलब ये डेल्टा टी अब ज़ाहिर ज़ीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये है कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। तो इंस्टेंटली जब आप किसी एक लाइक से मैं एक गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जो है वो आप चला रहे हैं। ठीक है। और उस गाड़ी को की अपनी एक पावर है। ठीक है। अब वो जो पावर है वो आप थ्रू आउट दी ड्राइव यूज़ नहीं कर रहे होते। ये डिपेंड करता है कि आप किस वक्त की कितनी ज़्यादा उसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं। तो ज़ाहिर है जिस वक्त आपकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है इंस्टेंटली, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मोर एक्सेलरेशन
मोर पावर। और अगर उसी दौरान में आप एक नॉर्मल स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं या नॉर्मल एक्सेलरेशन है, लोअर एक्सेलरेशन की वैल्यू है, सो ऑब्वियसली इसका उल्टा हिसाब आपके पास आएगा, पावर की वैल्यू आप कम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मतलब एक मशीन है, एक इंजन है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अपने मैक्सिमम पावर पर हम उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये जो बार बार इनकी वैल्यूज़ में चेंजेस आएंगी, उससे हमें फिर ये इंस्टेंटेनियस का मालूम होता है, ठीक है। और ज़ाहिर है जब एवरेज की बात होगी तो ऑटोमेटिकली एक लॉन्गर पीरियड के लिए जब हमारी ऑब्जर्वेशन होगी तो वहाँ पर हम एवरेज, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें किसी जगह पर कम भी होगी, किसी जगह पर ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, दैट पावर एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये हमने अपने स्केलर प्रोडक्ट के टॉपिक में भी ये बात मेंशन की थी, ठीक है, कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्केलर प्रोडक्ट की फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को समझने में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम ये इक्वेशन लिख दें पावर की, P इज़ इक्वल टू वर्क बाई टाइम, सो वर्क हमारे पास बनता है स्केलर प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और इसको अगर हम लेट से डी बाई टी को कंसिडर करें, सो डी बाई टी हमारे बनता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये टाइम है। सो डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट जो है वो वेलोसिटी बनता है। तो इस तरह से आपको एफ और वी के दरमियान स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, जिससे आपको पावर देखने को मिलती है। और ज़ाहिर है इसका भी वही यूनिट होगा वॉट, कोई यूनिट में तब्दीली नहीं आई। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हम देखते हैं वो क्या है कि अब ये फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, तो उस वक़्त हमारे पास पावर क्या होगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू 180 भी हो सकती है, ठीक है। अगेन थीटा की वैल्यू 90 भी हो सकती है, और 0 और 90 के दरमियान कोई भी हो सकती है। लाइक मैं यहाँ पर कोई एक दूसरी वैल्यू भी पिक कर लेता हूँ। सो ऑब्वियसली इसके लिए थीटा के लिए आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा। वजह क्या है, क्योंकि ये इक्वेशन जब मैं ओपन करूँगा सो इट विल बी एफ वी कॉस थीटा, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट में आपके पास कॉस वाला फैक्टर आता है। तो ज़ाहिर है कॉस थीटा के लिए कॉस ज़ीरो की वैल्यू जो है वो आपको 1 मिलती है, ठीक है। सो इस वजह से ये कॉस ज़ीरो अपनी 1 वैल्यू लेगा और एफ वी से मल्टीप्लाई करेगा, सो यू विल गेट मैक्सिमम पावर। -180 के केस में 180 के केस में कॉस 180 -1 के बराबर बनता है, तो वहाँ पर भी आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी, लेकिन नेगेटिव पावर मिलेगी। और वो ज़ाहिर है नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर का यहाँ पर मतलब ये होगा कि यहाँ पर किसी अपोजिशन के अगेंस्ट, जैसे कि ब्रेक के अगेंस्ट या किसी फ्रिक्शन के अगेंस्ट ये पावर हो रही है, कंज्यूम हो रही है। 90 के केस में कॉस 90 हमारे पास क्या होगा, 0, तो यहाँ पर हमें 0 वर्क में पावर मिलेगी। और 60 डिग्री के केस में चूँकि कॉस 60 जो है वो 1/2 के बराबर आता है, सो हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगी। हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर मतलब 50% ऑफ मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो MCQ से रिलेटेड हैं और अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इसका एक इसी से रिलेटेड एक कमर्शियल यूनिट, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब ये बात लिखते हैं कि पावर जो है वो वर्क बाय टाइम के बराबर है और वर्क को हमने कह दिया है एनर्जी। सो अब अगर मैं इस एनर्जी को क्या करता हूँ, मालूम करता हूँ, तो ये P को अगर मैं T से मल्टीप्लाई करता हूँ, P को मैं लेफ़्ट साइड पर ले आऊँ तो ये बन जाएगी एनर्जी। और अगर ये एनर्जी मैं इस तरह मालूम करूँ कि पावर मेरे पास क्या हो, 1 किलो वाट हो, और टाइम जो है
वो 1 घंटा हो जाए, सो दैट विल बिकम 1 किलोवाट आवर। ठीक है। नॉर्मली कभी कभी इसको आर नहीं लिखते न कभी लिखते हैं, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, KWH। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 1000 वाट है, तो 1000 वाट की जगह जूल पर सेकंड लिख दें। 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जवाब आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स या 3.6 मेगा जूल। ये जो 1 किलोवाट आवर है, ये एक्चुअली कंजम्पशन यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम बहुत काफ़ी तंग भी होते हैं कि बिजली नहीं होती। सो कंजम्पशन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे पास क्या है? 1 किलोवाट आवर है। मतलब हम जब 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ये कोई पावर का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है। तो ये जब इतनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं तो उस वक़्त हमें हमारा मीटर जो है वो 1 यूनिट काउंट करता है। और इस तरह से हम जितना ज़्यादा नंबर आपके पास डिवाइसेस रन होंगी, ये एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी एंड देन यू हैव टू पे मोर एंड मोर बिल। अच्छा, इसी में जब हम बार बार ये इस का जिक्र कर रहे हैं, P इज़ इक्वल टू E/T, तो ये E आपके पास यहाँ पर, तो हमारे जो इस लेवल पर हम डिस्कशन करेंगे वो मैकेनिकल एनर्जी है। और ज़ाहिर है मैकेनिकल एनर्जी में आपको दो किस्म की एनर्जीज देखने को मिलती हैं, वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी हमें पता होना चाहिए है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये बाय वर्चू ऑफ मोशन है। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, मूव नहीं करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को हम इस वक्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, mgh के फॉर्म में। और इसका भी जो बेसिक रीज़न है वो क्या है? ड्यू टू द वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि ये ऑब्जेक्ट, ये मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है मैस m, और मैं कंसिडर करता हूँ कि इस मैस m का इस सरफेस s के साथ कांटेक्ट है, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस s 0 है। ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक हाइट तक लेकर जाता हूँ और अगेन दिस इज़ मैस m, ठीक है, और लेट से मैंने 10 मीटर की हाइट पर इसको रख दिया है। अब इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं किस तरह क्लेम कर सकता हूँ कि अगर ये जो सरफेस है ये वाली, इसको मैं हटाऊंगा तो ये क्या करेगी? नीचे की तरफ अप्रोच करेगी। तो ज़ाहिर है नीचे की तरफ अप्रोच करने के लिए इसके पास किसी एनर्जी का होना ज़रूरी है, पोटेंशियल। ठीक है। तो ये एक तरह से हिडन एनर्जी होती है जो कि अपने नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट की वजह से ये ऑब्जेक्ट अडॉप्ट करती हैं। यहाँ पर चूंकि हम ग्रेविटेशनल की बात करेंगे, अगर हम इलास्टिक स्प्रिंग की बात करेंगे तो मिसाल के तौर पर ये इलास्टिक स्प्रिंग अगर आपके पास पड़ा है और ये इसकी नॉर्मल लेंथ है और मैं इसको क्या कर दूँ? स्ट्रेच कर दूँ। ठीक है। सो ये स्ट्रेच स्टेट है, तो यहाँ पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए है कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली पोजीशन डिपेंडेंट एनर्जी है, स्टेट ऑक्युपाइड जो उसने की होती है उसकी वजह से बनती है। किनेटिक एनर्जी में बहुत डाउट नहीं है, वो सिंपल और सिंपल मोशन की वजह से है। एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी हमेशा किनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। लेकिन अगेन यहाँ पर हम बात करेंगे कि रिलेटिव रेस्ट की बात होगी, एब्सोल्यूट रेस्ट कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो मिसाल के तौर पर अगर हम अपने ऑब्जेक्ट, अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कंसिडर करते हैं और हम किस जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड V इज़ ज़ीरो, तो किनेटिक एनर्जी भी
ज़ीरो के बराबर होगी। यहाँ पर एक और भी आपको इम्पॉर्टेंट रिलेशन बताता चलूँ, जो कि अक्सरियत हमारे क्वेश्चंस में आ जाता है, एमडी कैट में या ईटा के क्वेश्चंस में, या बाकी जो नीट और जी लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। और वो क्या है कि किनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू, और एनर्जी इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, वेयर p इज़ द मोमेंटम। सो लेट्स से अगर हम क्या करते हैं, और ज़ाहिर है मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर दूँ, क्योंकि अगर ये पी स्क्वायर है तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये एक m कैंसिल हो जाएगा और ये वही हाफ एम वी स्क्वायर मशहूर ज़माना इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2m के ई करता हूँ, तो इससे मैं एक रिज़ल्ट निकाल सकता हूँ कि P इज़ इक्वल टू 2m के ई होल अंडर द रूट। ठीक है, तो ज़ाहिर है मैं सिर्फ अगर इसको रखना चाहता हूँ, तो मिसाल के तौर पर दो बॉडीज़ हैं, उनके किनेटिक एनर्जीज़ मैसेस बराबर हैं, किनेटिक एनर्जीज़ का रिलेशन निकालना है। सो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दी, अगर मैस बराबर हो, कांस्टेंट हो, तो जितनी किनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, मोमेंटम का रिलेशन जो है वो उसके स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली होगा। ठीक है, और जहाँ तक अगर कांस्टेंट मैस की बात होगी, तो अगर मैं किनेटिक एनर्जी को रिलेट करूँगा, तो वो हमारे पास ये इक्वेशन दोनों के दरमियान बनेगी। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए है, ताकि इसमें हमारे पास अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उसके मुताबिक फिर उसको सही तरह से अंडरस्टैंड किया जा सके। आई होप सो यहाँ पर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी रिगार्डिंग दी पावर एंड एनर्जी, और ये एक एक्स्ट्रा में मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दी है। तो आई होप सो जो इस टॉपिक से रिलेटेड पहले पोर्शन में भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, और इसमें भी हमने क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।